नमस्कार। आज हम लोग बायो में पढ़ेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट इज लिविंग, और व्हाट इज लिविंग में हमने कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था, और ये पूरा जो हम लोग की हेडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। आगे चलिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, बुक निकाल लीजिए और बुक में देखिए, हम पढ़ते हैं इसका एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और उसको हम लोग नोट्स करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है। कह रहा है, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट पॉटेड प्लांट्स। पॉटेड प्लांट मतलब गमले में लगा जाने वाले पौधे, गमले वाले पौधे। ठीक है ना। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स। योर पेट्स मतलब आपके जो पालतू जानवर हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ये सब, या फिर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. लेकिन ये आपके चारों तरफ पाए जाते हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. अभी बताते हैं सारी चीजों का मतलब। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Each different kind of each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. देखिए species की definition है ये। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity, or number and types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified. पूरे पैराग्राफ का मतलब यह है कि अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो लार्ज वैरायटी देखेंगे ऑर्गेनिज्म। हो सकता है कि वो आपके गमले के पौधे हों, इंसेक्ट हों, और या फिर प्लांट्स हों, या आपके पालतू जानवर हों। ये यानी कि इनकी वैरायटी मिलेगी। वैरायटी का मतलब प्रकार, काइंड्स, इनके टाइप्स मिलेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है, सब एक पर्टिकुलर स्पीसीज को अभी बताएंगे आगे की स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी की बात चल रही है इसमें। कह रहा है कि देयर आर बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो आपके चारों तरफ है, लेकिन आप उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक, कह रहे हैं इसी तरह से आप अगर ये ऑब्जर्वेशन का एरिया अगर आप बढ़ाते जाएं तो आपको नए नए ऑर्गेनिजम्स यानी डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म यानी टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक, आगे इसी तरह से बता रहे हैं कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। अब इसमें जो हमने पहली हेडिंग लिखी स्पीसीज, स्पीसीज क्या है? ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट स्पीसीज। क्या है? ईच डिफरेंट काइंड, डिफरेंट सब तुम समझ, डिफरेंट काइंड, सेम काइंड के नहीं, एक ही जैसे नहीं, डिफरेंट, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। अब उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज होती है। जैसे आम की वैरायटी अपन 1000 से ज्यादा मिलेगी, व्हीट की भी इसी तरह से, राइस की इसी तरह से, ये क्या अलग अलग स्पीसीज मिलेगी। ठीक है ना। तो ये देखिए स्पीसीज, उसका सब स्पीसीज बनेगी जिसको हमने, तो स्पीसीज में होता है जाति और उसकी सब स्पीसीज होती है प्रजाति। तो ये हम लोग 12th की बुक में पढ़ेंगे वहां पर इसके बारे में कि जाति और सब जाति के बारे में, सब स्पीसीज या टाइप स्पीसीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन ये सब क्या है? जाति, अलग अलग जाति। जैसे मैंगो एक अलग हो गया, अमरूद अलग स्पीसीज है, केला अलग स्पीसीज है, ये स्पीसीज है। यानी इस डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट हो, एनिमल हो, ऑर्गेनिज्म हो, जो आप देख पा रहे हैं वो सब स्पीसीज है। बायोडाइवर्सिटी फिर क्या है? आगे देखिए इसमें लिखा बायोडाइवर्सिटी क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर यू, हाँ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर एंड टाइप्स किसके? ऑर्गेनिज्म के। देखिए ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, यानी ये ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म हैं, ये प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर और उसके टाइप, ये क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी। क्या हो जाएगा? बायोडाइवर्सिटी। और जितनी अब तक यानी नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी खोजी गई या जिनके बारे में हम लोग जानते हैं और जिनका वर्णन किया गया वो लगभग कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन। यानी द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नोन एंड डिस्क्राइब, वो कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, 10 लाख। अब अगले पैराग्राफ में चलते हैं, समझ में आई बात? तो स्पीसीज क्या है? ईच डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो हम देख पा रहे हैं वो सब स्पीसीज है। बायोडाइवर्सिटी क्या है?
यानी कि नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में यानी कि जितने भी नंबर्स का मतलब होता है संख्या, यानी वो अलग अलग नंबर्स के हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे इसी तरह से बता रहे हैं क्या, देखिए आप इसकी रेंज क्या है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन। आगे बता रहे हैं आप इसी में, वी शुड रिमेंबर हेयर दैट आर वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे हम नए एरिया या फिर पुराने एरिया को बढ़ाते जाएंगे। एक्सप्लोर मतलब खोजना, एक्सप्लोर मतलब खोजना, यानी हम अपने जो ऑब्जर्वेशन का एरिया अगर वो हम बढ़ाते जाएंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के और अधिक से अधिक जो हमारे पास स्पीसीज हैं उनके प्रकार मिलेंगे, ठीक है ना, उनके काइंड्स और अलग अलग मिलेंगे। अगले पैराग्राफ में दे रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एज स्टेटेड मतलब जैसा कि पहले बताया गया, एज स्टेटेड अर्लियर जैसा पहले बताया गया, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, इन संसार में बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स हैं। वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया, यानी जो अपने चारों तरफ हम जानते हैं प्लांट और एनिमल्स के नाम से, बाय देयर लोकल नेम्स, उनके हम लोकल नेम से जानते हैं, उनके स्थानीय नाम से जानते हैं, ठीक। तो आगे बता रहे हैं, प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज the confusion that would be created if we did not find way and means to talk each other to refer the organism we are talking about। इसका मतलब हमें अगर हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली कि जिससे हम एक नाम से ही सभी को, जैसे एक जिस स्पीसीज का या जिस ऑर्गेनिज्म का नाम हम ले रहे हैं सामने वाला भी समझ गया कि हाँ यही नाम है, अगर हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली तो हमें बातचीत करने में बड़ा ही दिक्कत होगी कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं दूसरे से, ठीक। इस पैराग्राफ में कोई खास मतलब नहीं है, इससे कुछ नीट में पूछा नहीं जाएगा, अगले पैराग्राफ में आएगा। कह रहे हैं हेंस देयर इज अ नीड, यहाँ पर एक जरूरत, आवश्यकता, टू स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज का मतलब मानक, एक मानक बनाने का, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। यानी नॉमेनक्लेचर क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है, द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम, ऐसा उसका नाम रखिए या ऐसा उसका नाम दीजिए कि वो उसी नाम से पूरी संसार में जाना जाए, है ना। ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बात समझ में आ रही। आगे देखिए कह रहे हैं ये नेमिंग कब पॉसिबल है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर या नेमिंग इज ओनली पॉसिबल, बता रहे हैं नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल या तभी संभव है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, अगर सही सही उसका वर्णन किया गया हो तो। एंड वी नो व्हाट ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, नेम इज अटैच्ड टू, और उससे नाम से ही उसका और उस ऑर्गेनिज्म का नाम उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा हो, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, नॉमेनक्लेचर या नेमिंग इज ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, और उसके the name is organism का नाम, जो organism का नाम है वो क्या बता रहा है, उससे क्या जुड़ा हुआ है, उससे अगर वो सही सही उसका वर्णन है तभी हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर की जो पद्धति है, नाम रखने की जो पद्धति है, तभी संभव है जब उसका आइडेंटिफिकेशन सही सही है, यानी उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एकदम सही सही है। आगे बता रहे हैं, in order to facilitate the study, number of scientists have established ठीक procedure to assign the scientific name to each known organism। यानी इसे बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पर एक बहुत सारे प्रयास किए। फैसिलिटेट का मतलब सरल करना, ठीक है ना। अब प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया, ठीक। यानी यहाँ पे बहुत से वैज्ञानिकों ने, नंबर ऑफ साइंटिस्ट बोला गया है ना, हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर उन्होंने बनाया कि साइंटिफिक नेम रखने के लिए है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का। दिस इज एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य, एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य, टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में जितने बायोलॉजिस्ट थे सभी को क्या था, ये स्वीकार्य था, ठीक। आगे बता रहे हैं क्या, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। प्लांट के लिए जो ये नाम, प्लांट का यानी पौधों का जो नाम रखने का जो प्रिंसिपल है, जो क्राइटेरिया, विच आर प्रोवाइडेड इन, वो कौन प्रोवाइडेड करता है या किसमें प्रोवाइडेड होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यानी प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर प्लांट नेमिंग के लिए, प्लांट की साइंटिफिक नेमिंग के लिए क्राइटेरिया और प्रिंसिपल, ये किसमें प्रोवाइडेड हुआ, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं, हाउ आर एनिमल्स नेम,
तो एनिमल्स के लिए भी एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट क्या करते हैं, हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आगे बता रहे हैं द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नाम ये तय करता है या ये निश्चिंत करता है, ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल, या कहीं भी हो, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, टू अराइव द सेम नेम। अगर कोई डिस्क्रिप्शन कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का तो निश्चित है कि एक नाम पर ही आके रुकेगा। ठीक, आगे बता रहे हैं, आगे देखिए लिखा हुआ इसमें, दे आल्सो इंश्योर दैट सच they also ensure that such a name has not been used for any other known organism। और ये भी वो तय करते हैं कि जो हमने नाम किसी ऑर्गेनिज्म का रखा वो किसी और का न हो। ठीक, इस पैराग्राफ में जो लिखने वाली बात है उसको जरा नोट कर लीजिए। इस पैराग्राफ से जो लिखने वाली बात है इसको रफ करें जरा, इसको या आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से देखिए इस पे जो जो ये लिखा था उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसी को पढ़ना है। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि नॉमेनक्लेचर आ जाए स्टेटमेंट में, हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन आ जाए, या हो सकता है स्पीसीज पूछ लिया जाए, या हो सकता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछ लिया जाए। इसी तरीके से हम लोग उसको याद कर लेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी समझ गए होंगे। अब देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया किसके लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर साइंटिफिक नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये कौन, ये कौन तय करता है? देखिए प्लांट के लिए, प्लांट के लिए होता है ICBN, ICBN प्लांट के लिए ICBN, और एनिमल के लिए ICZN, 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 ICZN। इसका मतलब इंटरनेशनल, अभी इंटरनेशनल कोड फॉर, या ऑफ, फॉर लिखा आप लिख दीजिए, ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, हिंदी वाले में दिया ऑफ, ठीक है ना, ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसके लिए यही इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसको लिख लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल, जेड फॉर जूलॉजिकल, ठीक, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर याद रहेगा, इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस पैराग्राफ में बस दो बातें थी, एक तो पहला था क्या, देखिए इस पैराग्राफ में कुल 4 बातें, एक है नॉमेनक्लेचर, एक है आइडेंटिफिकेशन, और वो तो पिछले वाले पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में देखिए क्या है, एक ICBN और ICZN, बस 2 बातें, ICBN और ICZN। ये क्या तय करते हैं, ये क्राइटेरिया और प्रिंसिपल क्या तय करते हैं, कसौटी और सिद्धांत, जिस सिद्धांत और कसौटी पर जो जीव हैं उनके ऑर्गेनिज्म के नाम रखे जाते हैं। पौधों के लिए ICBN बनाया गया है और ICZN, ये इंटरनेशनल कोड होते हैं फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए, वो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए। इस नाम पद्धति पे अगर किसी जीव का या किसी ऑर्गेनिज्म का नाम अगर रखा जाए तो वो सिर्फ एक नाम होगा और वो उसी नाम से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। तो अगले वाले पैराग्राफ में हमें ये पढ़ने को मिलेगा, अभी आएगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो आगे वाला पैराग्राफ देखिए, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का मतलब सार्वजनिक मान्य, ठीक है ना, टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यानी ईच नेम, प्रत्येक नाम में 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा जेनेरिक नेम और एक दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग द नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड, ये जो 2 यानी द्विनाम पद्धति, यानी 2 नाम आ रहे हैं ना, एक जेनेरिक नेम एक स्पेसिफिक एपिथेट, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट, इसको मिला के क्या बोला गया, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं इसको, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम
गिवन बाय कैरोलस लीनियस, इसको किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। is being practiced by biologists all over the world. This naming system using two-word format was found convenient. Convenient मतलब होता है सुविधाजनक। ये जो दो नाम पद्धति यानी ये दो नाम सिस्टम रखा गया कि टू कंपोनेंट के जरूरत, एक नाम में दो कंपोनेंट रहेंगे, एक इस जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट, इसमें काफी सुविधाजनक लगा और ये पूरी दुनिया के सभी बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल था। आगे बता रहे हैं क्या कि लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। आगे देखते हैं कि मैंगो के नाम के लिए कैसे एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रेटेड मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। आइए देखते हैं ये बाइनोमियल नेम कैसे। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस while indica is a particular species or a specific epithet। आगे बता रहे हैं अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। ठीक, अभी ये 4 पॉइंट अभी हम लोग रुक के पढ़ेंगे, आगे आप इसमें कुछ नोट कर लीजिए। पहले अगली हेडिंग है हमारी क्या? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए आगे लिखिए, जो लिखने वाला उसको लिख लीजिए पहले और उसी को याद करिए। कुछ आप देखिए क्या अभी यहाँ पे हम याद करवाते हैं। अभी आप एक है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, किसने दिया था भैया? ये बाइनोमियल, ठीक, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस, गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक, कैरोलस लीनियस ने दिया। ठीक, ये है क्या? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ये क्या था? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। ठीक, आगे देखिए इसमें है क्या? इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में क्या था? ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट। इस दो कंपोनेंट में जो एक पहला कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट क्या होगा? जेनेरिक नेम या जीनस। ये किस क्या होगा? ये पहला कंपोनेंट होगा जीनस का नाम, जीनस नेम, और दूसरा क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, या इसी को बोलते हैं क्या? स्पीसीज, स्पीसीज का नाम होगा। अभी हम लोग समझते हैं। कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझिए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर मैंगो का। चलिए ऊपर से लिखते आ रहे हैं, ऊपर वाला रफ कर रहे हैं, आप इसको देखिए। अभी सारा कुछ याद कराएंगे, बिना याद किए हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कह रहे हैं जैसे मैंगो का अगर नाम देना हो साइंटिफिक तो कैसे देंगे? कि यहाँ मैंगो मीन्स होता है आम, और आम का साइंटिफिक नेम मैंगो। मैंगो को क्या साइंटिफिक नेम है? कह रहे हैं मैंगीफेरा। डबल आ रहे हैं भैया, देख लेना जरा ध्यान से, नाम बड़ा लिखना, ये साइंटिफिक नेम लिखने के एक नहीं। चलिए मैंगीफेरा और इंडिका, इंडिका। ठीक, टाटा इंडिका से मैंगीफेरा इंडिका हो गया। चलिए मैंगीफेरा इंडिका। हैंड रिटन में क्या करते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं नीचे, अभी वो आगे 4 रूल में बताएंगे। तो ये जो नाम है मैंगीफेरा, ये क्या है? जीनस का नाम, और ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे स्पेसिफिक एपिथेट को क्या बोलते हैं? स्पीसीज। क्या बोलते हैं भैया? स्पीसीज बोलते हैं। ठीक, ये मैंगीफेरा इंडिका का नाम है, यानी मैंगो का नाम है। ठीक ना? अब इस नाम से पूरी दुनिया में जाना रह जाएगा। अगर जो बॉटनी से या जो बायोलॉजी से पढ़ा, थोड़ा बहुत बायोलॉजी अगर उसको पता होगी, तो आप मैंगीफेरा इंडिका अगर कहीं जाके कनाडा में या किसी और कंट्री में, बलूचिस्तान में, या और भी दूर चले जाइए, ईरान, इराक, कहीं भी चले जाइए, अगर आप ये बोलेंगे तो अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा, बायो पढ़ा रहेगा, एनसीईआरटी की किताब, तो समझ जाएगा। वहाँ तो एनसीईआरटी नहीं चलती, लेकिन जो भी चलती है, लेकिन जो भी चलती हो, तो वो समझ जाएगा कि आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पहुँच गए, कह दिया आम दो, अब पता नहीं आम की भाषा में वो कुछ लपड़ झप्पड़ समझ ले तो दे देगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है? जीनस और ये स्पीसीज। तो कुल मिलाकर अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? एक तो पहला टॉपिक था हमारा स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म
या दूसरे ऑर्गेनिज्म जितने हैं ऑन अर्थ, ये सब क्या है जो आप देख पा रहे हैं, सब क्या है स्पीसीज है। दूसरा शब्द क्या है इसमें, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, नंबर्स एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। इनकी जो रेंज है, अब तक ये कितने खोजे जा चुके हैं या जिनका डिस्क्रिप्शन हो चुका है, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो कितना 1.7 टू 1.8 मिलियन। तीसरा शब्द है इसमें नामनक्लेचर। नामनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट, इस प्रकार है ना, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या था, नामनक्लेचर। और चौथा शब्द है आइडेंटिफिकेशन, यानी नामनक्लेचर या नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, है ना, यानी नामनक्लेचर या नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया जाता है, उसका वर्णित है करेक्टली यानी सही एंड वी नो, और हम ये जानते हो कि ऑर्गेनिज्म का नाम उससे क्या बताता है। ठीक, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। और दो शब्द आए ICBN एंड ICZN। ICBN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसका मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये दोनों क्या बताते हैं, ये तय करते हैं, ये प्रिंसिपल या क्राइटेरिया तय करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे दिया जाएगा। तीसरा शब्द है इसमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगले पैराग्राफ में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, एक सिस्टम है बाइनोमियल, टू नेमिंग सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, टू नेमिंग सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। ठीक, ये क्या था, किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। किसने, कैरोलस लिनियस ने। किसने दिया था भैया, कैरोलस लिनियस। ये देखिए, इसको लगा लीजिएगा, कैरोलस लिनियस ने दिया था। और ये क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। ये क्या तय करता है, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, एक जीनस का नाम इस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं, आइए देखिए मैंगो का नाम हम लोग कैसे बेहतर रख सकते हैं साइंटिफिक नेम के फॉर्म में। तो मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका का मतलब ये इंडिया से डिराइव हुआ, यानी इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक, और जगहों में पाया जाता है, लेकिन इंडिका मतलब इंडिया में इसकी भरमार है, या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया से ही व्युत्पन्न है ये। ठीक है, ये है जीनस, और ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट का मतलब होता है स्पीसीज, और ये है जीनस का नाम। ये क्या है, जीनस वंश का नाम, इसके जीनस का नाम, और ये इंडिका किसका नाम है, स्पीसीज का नाम, यानी मैंगीफेरा इंडिका। अब कह रहे हैं 4 नियम है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। यानी साइंटिफिक नेम किसी भी जीव का या किसी ऑर्गेनिज्म का या किसी प्लांट का, एनिमल का कैसे साइंटिफिक नाम रखते हैं, उसके लिए क्या नियम है उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिएगा जरा। पहला इसमें लिखा हुआ कि यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। बहुत ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, बात समझ आ रही है, इसको आप समझ जाइए नॉमेनक्लेचर। चलिए, यूनिवर्सल रूल क्या है, पहला है, पहला देखिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। लैटिन एक भाषा है, क्या है यहाँ पे भाषा, एंड रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब तिरछा लिखना, उसको बोलते हैं इटैलिक्स। ठीक है ना, दे आर लैटिनाइज्ड या फिर डेराइव फ्रॉम लैटिन, या तो ये लैटिनाइज्ड होते हैं या फिर लैटिन यानी उस भाषा, या तो लैटिन भाषा में होते हैं या लैटिन भाषा से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, चाहे वो कहीं से भी उनकी ओरिजिन हो। जैसे कोई पौधा अगर पाकिस्तान में पाया जा रहा है, इंडिया में पाया जा रहा है, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, कहीं भी पाया जाए, उसकी ओरिजिन चाहे जहां से हो, है ना, कहीं भी हो, अपने इंडिया में ही कहीं से हो, उससे कोई मतलब नहीं। किसी भी कंट्री से, किसी भी लोकेशन से, किसी भी प्लेस से वो मिला, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका नाम किस भाषा में लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में। या तो लैटिन भाषा में लिखा जाएगा या लैटिन शब्द से ही डिराइव की हुई भाषा में लिखा जाएगा। इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछा लिखना। तो पहली लाइन क्या हमारी, बायोलॉजिकल नेम, ये नेम किससे होता है, अब यार ये नेम किसमें होता है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन, किसमें होता है, लैटिन। नेम किसमें, यहां पे लिखिए बायोलॉजिकल नेम किसमें होता है भैया, बायोलॉजिकल नेम ये किसमें होंगे, लैटिन। लैटिन क्या है, भाषा, लैटिन क्या है, भाषा। और इसको छापेंगे कैसे, इटैलिक में, इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब तिरछा लिखना, तिरछे, इसके तिरछे लेटर में छापते हैं। ठीक, लैटिन में और तिरछे, पहली चीज तो ये।
और ये होता क्या, इसका मतलब ये तिरछा लिखना ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि डिराइव फ्रॉम लैटिन, ठीक है ना, डिराइव फ्रॉम लैटिन। पहली तो यही बात, लैटिन एक भाषा है, ठीक, और इटैलिक तिरछा लिखा जाता है इसको। ये पहला रूल हो गया, बायोलॉजिकल नेम किसमें होगा, लैटिन भाषा में, और तिरछे लिखे जाएंगे, और जो ये दर्शाएगा कि ये डिराइव किससे हुए, लैटिन भाषा में, चाहे वो कहीं से भी पाए जाए, भारत के किसी भी कोने से या किसी भी देश के किसी भी कोने से हो, उनसे उससे मतलब नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा रूल क्या है इनका, दूसरा रूल बता रहे हैं, फर्स्ट वर्ड जो पहला शब्द होगा, बायोलॉजिकल नेम्स आर रिप्रेजेंट द जीनस, व्हाइल सेकंड कंपोनेंट वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। जरा इसको लिख लो, उसकी बायोलॉजिकल नेम में, इस बायोलॉजिकल नेम में किसी बायोलॉजिकल नेम में जो पहला शब्द होगा, इसमें जो पहला शब्द होगा, फर्स्ट वर्ड लिखा है ना, ये क्या होगा, पहला शब्द ये क्या होगा, जीनस, पहला शब्द क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस का नाम है, जीनस नेम, जीजस नहीं, जीनस नेम, ठीक। और जो सेकेंड कंपोनेंट है इसमें, सेकेंड कंपोनेंट ये क्या बताता है भैया, ये बताता है स्पेसिफिक एपिथेट। समझ में आ रही बात, स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज इसी को बोलते हैं, ठीक। तीसरा रूल देखिए इसका, तीसरा क्या है, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन या फिर प्रिंटेड इन इटैलिक। ये इटैलिक क्या बता रहा है कि लैटिन ओरिजिन का या लैटिनाइज, ठीक, इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। जब हम इसको हैंड रिटन यानी हाथ से जब हम लिखेंगे इसको, हैंड रिटन, हाँ भैया, हैंड रिटन जब हम हाथ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम हाथ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे इसको, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक। बात को समझिए, अभी हम बताते हैं कैसे, एक एग्जांपल के तौर पर। और जब प्रिंटिंग होगी, जब इसकी प्रिंटिंग होगी तो इटैलिक होगी, यानी तिरछी तिरछी, जब प्रिंटिंग होगी तो कैसी होगी, इटैलिक, इटैलिक। और ये तिरछी प्रिंटिंग क्या बता रहा है, जो तिरछा तिरछा छापा जाता है वो क्या बता रहा है, ये लैटिन से ओरिजिन है, डिराइव फ्रॉम लैटिन। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। इसको फिर से देखिए, ये हो गया तीन, बायोलॉजिकल नेम कैसे लिखेंगे, लैटिन भाषा में, छापेंगे कैसे, तिरछे, चाहे उसकी ओरिजिन कहीं से भी हो। बायोलॉजिकल नेम में जो पहला शब्द होगा वो जीनस का होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट का होगा। अच्छा, हैंड जब हाथ से लिखेंगे बायोलॉजिकल नेम को तो उनको अलग अलग सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर प्रिंटिंग करवाएंगे तो कैसे, इटैलिक तिरछे प्रिंटिंग करवाएंगे, ठीक है ना। इसलिए किताब में जहां ये साइंटिफिक नेम हो तिरछे लिखे हैं, देखिए जहां मैंगिफेरा इंडिका है वो तिरछा तिरछा लिखा, ठीक। अच्छा, आगे बता रहे हैं चौथा नियम, द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड जीनस, जो जीनस का है बायोलॉजिकल नेम में जो जीनस का शब्द होगा वो किससे, उसका जो पहला फर्स्ट वर्ड है या फर्स्ट लेटर वहां लिखना चाहिए, उन्होंने क्या लिखा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, हाँ सही लिखे हैं। बायोलॉजिकल नेम में देखिए जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस का, या यूं कह लीजिए कि वही जो लिखा वही लिखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है, जीनस। और ये जो जीनस है वो कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, कहां से, लिखते समय किससे, कैपिटल लेटर से, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, ठीक भैया, ठीक, कैपिटल लेटर। और दूसरा देखिए ये लिखा ना कैपिटल लेटर, और ये एल ई रहता है, ठीक है भैया। ये थोड़ा स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, आप लोग किताब में है, घबराइएगा मत, स्पेलिंग अपनी किताब से देख लीजिएगा, जल्दी से लिखने में इधर उधर हो जा रहा होगा। आगे देखते हैं, और जो कह रहा है सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड इसको लिखिए, जो सेकेंड वर्ड जिसका होगा स्पीसीज का, स्पीसीज का, समझ रहे बात, स्पीसीज का, ये किससे स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, ठीक। इसको लिख लीजिए, स्मॉल ही लिखा होगा, हमें लगा लोअर केस अपर केस अभी आएगा,
और इस कैपिटल लेटर वाले को बोलते हैं अपर केस। क्या बोलते हैं? अपर केस। इसको बोलते हैं लोअर केस। हाँ भैया, दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? लोअर केस। ठीक, इसको अपर केस। समझ में आ रही बात? ये देखिए 4 नियम है कुल। पहला नियम देखिए, फिर से पढ़ रहे हैं, जरा इसको सुनिएगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड या derived from Latin irrespective of their origin. The first word of biological name represents genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words and biological name, both the words in a biological name when written यानी handwritten are separately underlined या printed in italics to indicate their Latin origin. चौथी बात, the first word denote the genus start with capital letter while the second यानी specific epithet start with small letter. It can be illustrated with an example. Illustrated का मतलब होता है उदाहरण या व्याख्या। आइए देखते हैं, समझ में आ गई बात? भी अच्छे, ये 4 रूल हैं। पहला नियम तो ये होगा कि उसको आप तिरछे लिखिए। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, यहीं पे कह रहे हैं कि जैसे ये क्या लिखा हुआ, अगर इसको प्रिंटिंग कराई जाएगी तो इस तरह से होगा, मैंगीफेरा और इंडिका, इस तरीके से। अगर प्रिंटिंग होगी तो इस तरीके से। अगर हाथ से लिखा जाएगा और अपनी कॉपी में तो आप चाहे जैसे लिख लीजिए, आप इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। ये देखिए जीनस है, बोला गया ना, ये लैटिन भाषा, ये मैंगीफेरा, ये भाषा कहाँ की है? मैंगीफेरा इंडिका सोलानम टुबरोसम। अरे साला अपने यहाँ तो बैगन बोला जाता है, आलू बोला जाता है। टुबरोसम मतलब आलू है ना, मिलनजीना मतलब आएगा अभी आगे बैगन। तो अपने यहाँ मैंगीफेरा इंडिका कहाँ बोला जाता है? ये कौन सी भाषा लेके आ रहा है? मैंगीफेरा इंडिका पाइफम सटाइवम, ये कहाँ की भाषा है? ये लैटिन भाषा है। इसमें जो ये पहला शब्द है ये क्या है? कह रहे हैं ये जो पहला शब्द होगा वो आगे बता रहे, देखिए यहाँ आगे बता रहे, फर्स्ट वर्ड ये जीनस का, ये जीनस बताएगा। और जो दूसरा शब्द ये वाला जो शब्द है वो बता रहा है स्पीसीज का, यानी स्पेसिफिक एपिथेट। आगे बता रहा है हैंड रिटन, जब हाथ से लिखिएगा तो अंडरलाइन कर दीजिएगा। बिल्कुल अंडरलाइन हमने कर लिया। कह रहा सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन, ये नहीं कि एक में ले, ऐसा नहीं, हेडिंग नहीं बनानी है, नाम लिखना है ना, और जो नियम है उसी हिसाब से चलना। आगे कह रहे हैं कि जब प्रिंटिंग होगी तो इटैलिक में होगी, और ये इटैलिक मतलब तिरछी प्रिंटिंग होगी, जैसे वो हमने इटैलिक। आगे बता रहे हैं चौथा, फर्स्ट वर्ड जीनस, जो जीनस का शब्द है जो उसका पहला लेटर यानी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ये जो पहला लेटर, जो फर्स्ट वर्ड है जीनस, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और जो सेकंड वर्ड है उसमें, जिसको हम लोग सेकंड कंपोनेंट या स्पेसिफिक एपिथेट है, वो सब स्मॉल से लिखे जाएंगे। यही इतनी सी बात ये बताया। कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंगीफेरा इंडिका या मैंगीफेरा इंडिका, ये हैंड रिटेन, वो इटैलिक। समझ आ रही बात? इतने तमाशा करने के बाद जाके साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, ऐसा ही नहीं पप्पू नाम रख दिया हो गया काम, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए अब आगे पढ़ रहे हैं, उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा पूरा पैराग्राफ। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। अब लिखने वाला का भी नाम आएगा इसमें। एंड एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड का मतलब होता है संक्षेप, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। जैसे एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN, कितना लिख दिया यहाँ पे, LINN, इसको इस तरह से। इसका मतलब ये हो गया कि यानी जो लेखक है, जो हमारा लिखने वाला इसका नाम, वो क्या है, उसको भी बाद में हम पूरे बायोलॉजिकल नाम के आखिर में संक्षेप में, एब्रीविएटेड का मतलब होता है संक्षेप, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या लिखते हैं, है ना। और ये बता रहा है आगे, इसको इसी को बता रहे हैं कि इट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है, दैट कि दिस स्पीसीज वाज, ये स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इस स्पीसीज को डिस्क्राइब मतलब वर्णन, इसका वर्णन सबसे पहली बार किसने किया था? लिनियस ने किया था। तो ये पूरा एक नॉमेनक्लेचर की पूरी सिस्टम है, पूरी पद्धति है, इसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं। बात समझ में आ रही? पहली बात तो ये थी कि वो कहीं के भी हों, किसी भी देश से पाए जाते हों, उनसे कोई मतलब नहीं, उनकी एक ही भाषा में नाम रखा जाएगा, ठीक, लैटिन भाषा में। छापा जाएगा उनको तिरछी भाषा में, इटैलिक में, ठीक। दूसरा क्या था? फर्स्ट वर्ड जीनस का, सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज बोलेंगे। हाथ से लिखेंगे तो ये सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे, प्रिंटिंग करवाएंगे तो इटैलिक में रहेगा, जो ये दर्शाएगा क्या, भैया ये डिराइव्ड
ओरिजिन कहाँ से डेराइव्ड है? लैटिन से। फर्स्ट वर्ड किसका? जीनस का, और स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। और सेकंड वर्ड किसका? स्पीसीज का, स्टार्ट होगा किससे? स्मॉल लेटर से। ऑथर का नाम कहाँ आएगा? आखिर में। किसमें आएगा? एब्रिविएटेड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में आएगा, जैसे कि मैन्युफेरा इंडिका ले। इस 2 पेज से खूब सारे सवाल पूछे गए, अभी आगे हम लोग सवाल भी लगाएंगे। अब देखिए अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ इसमें देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें देखते हैं नोट करने वाली कौन सी बातें हैं। चलिए ठीक भैया, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा दोबारा समझा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज थोड़ी है सब। बस याद नहीं होती चीजें, समझ में तो पढ़ी हुई होती हैं, समझ में भी आती है, बस याद नहीं होती, इसलिए हम लोग मार खाते हैं, और कोई बात थोड़ी है। चलिए, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी द, देखिए भैया आप बता रहे हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है एक साथ अध्ययन करना, किसका? टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज नेसेसरली यानी नेसेसरी टू डिवाइस द सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, यानी पूरे एक साथ जितने सारे ऑर्गेनिज्म क्या एक साथ उनकी स्टडी कर लेंगे? कहेंगे नहीं। इसलिए क्या है, एक आवश्यकता हुई डिवाइस द सम मीन्स, ताकि इसको पॉसिबल बनाया जा सके, इसके अध्ययन के सुयोग्य बनाया जा सके। कैसे? आगे बता रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, यह प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters। आगे बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल we easily recognize group, किसको? ग्रुप्स such as plant or animals या dogs, cat और insects। हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान लेते हैं? कैसे? the moment, आगे आप इसको समझा रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। the moment we use anything of these terms, जब हम इसमें से किसी एक शब्द का, या ये जो टर्म आपने यूज किया यहाँ पे, प्लांट, एनिमल, डॉग्स, कैट, इंसेक्ट, जब हम ये सब शब्द यूज करते हैं कहीं पर, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप, तो हम कुछ कैरेक्टर्स की कल्पना करते हैं या कुछ सोचते हैं कि ये किसकी बात हो रही है ना। आगे देखिए कितनी मस्त बात लिख रहे हैं कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग। जब आप एक कुत्ते के बारे में सोचते हैं तो किस तरह की इमेज आती है? बैल की, ऑफ कोर्स। आगे लिख रहे हैं उसी को, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी द डॉग्स एंड नॉट कैट्स। हम बिल्ली के बारे में नहीं सोचते होते, या बिल्ली हमारे इमेज में नहीं बनती। अगर हम कुत्ते के बारे में सोचे तो कुत्ते की इमेज बनेगी, बिल्ली के बारे में सोचे तो बिल्ली की इमेज बनेगी। तो आप आप तय करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो किसकी इमेज कैसी आपको बनानी है, कुत्ते वाली या शेर वाली, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा, एनसीईआरटी वाले देखिए बड़ी गहरी बात लिख जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन एक कवि ही कर सकता है। यहाँ पे वही बात वो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली ईच वन, आप जाहिर सी बात, अगर कुत्ते के बारे में सोचेंगे तो कुत्ता इस इमेज में आएगा, शेर के बारे में सोचेंगे तो शेर आएगा। तो ये आप तय करिए कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इमेज उसी तरह से आती है, और पर्सनालिटी भी लोगों की उसी तरह से शायद बनती है, पता नहीं, अभी तो लेखक भी लोग जानेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ, हाँ हो गया। नाउ इफ वी वेयर टू द थिंक ऑफ, देखिए यहाँ पर एक नाम लिया हुआ है एलेस्ट, इसको क्या पढ़ेंगे? अल्सेशियंस। अल्सेशियंस मीन्स होता है क्या? एक कुत्ते की प्रजाति है, जर्मन शेफर्ड, उसी का नाम है अल्सेशियंस, ठीक है ना। इसको यही पढ़ा जाता है। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सेशियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये पता है भैया। अल्सेशियंस अगर बोला जाए आम भाषा में तो सैकड़ों लोगों को नहीं पता ही क्या बात कर रहा है। वो लगेगा कि कहीं से कहीं कुछ या तो पौधा लेके आया है कहीं विदेश से, या तो कोई बहुत अच्छा जानवर लेके आया है। कुत्ता जर्मन शेफर्ड की ब्रीड है, उसको अल्सेशियंस बोलते हैं, ठीक है ना लिख देते हैं लोग बड़ी बड़ी बात। खैर छोड़िए, सही सही बताइए कितने लोगों को ये बात पता है कि अल्सेशियंस मीन्स होता है कुत्ता, कुत्ते की प्रजाति जर्मन शेफर्ड छोड़िए क्या बताया जाए। सिमिलरली आगे बता रहे, सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, सही, ये तो पता होगा। यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स। तो मैमल्स का मतलब अगर कोई बात करे आपको मैमल्स, तो आपके दिमाग में जरूर से आएगा कि इसके पास क्या होगा, यानी मेमोरी ग्लैंड होगी और एक्सटर्नल ईयर्स होगा, बॉडी पे हेयर्स होंगे।
लाइकवाइज इसी तरह इन प्लांट में इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, अगर हम गेहूं के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है आप सबके दिमाग पे गेहूं ही चलेगा, ऐसा तो है नहीं चावल चलने लगेगा। उसी को लिख रहे हैं, द पिक्चर इन ईच ऑफ योर माइंड्स विल बी ऑफ व्हीट प्लांट नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। अब यहाँ तमाशा एक बात देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गेहूं का पौधा ही नहीं देखे, और ये साहब ये दर्शाना बताना चाह रहे हैं कि अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो उसके दिमाग में गेहूं ही आएगा। गजब बात देखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं भाई, अब वो नहीं देखे, अब उनकी इसमें कोई गलती थोड़ी है। जो शहरों में रहते हैं, कापी किताब से मतलब है उनको, और शहरी मोबाइल और यंत्र, और शहरों में ही रहने वाले बच्चे, अब उनसे अगर गेहूं की बात करेंगे तो क्या समझेंगे? गेहूं के पौधा देखे नहीं देखे होंगे। यहाँ पर ये लिख रहा है कि जब हम गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं सोचेगा न चावल। हकीकत तो यह है कि अगर उसके पास चावल का भी पौधा ले लिया जाए और उसमें बाली काट दी जाए तो भी ये समझेगा कि ये गेहूं ही है, ठीक है ना। तो गेहूं का पौधा अलग होता है और चावल का अलग होता है, जरा ध्यान रखिएगा। देखिए लिखने को तो ये लिख ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हर आदमी हर चीज देखा होगा, खैर ऐसा नहीं है। आगे बता रहे हैं किसका मतलब, हेंस ऑल दीज, जितने हमने देखे, डॉग्स, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब सीरियस हो जाइए। डॉग्स, कैट, मैमल, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। ये क्या है? सुविधाजनक कैटेगरीज है, ग्रुप है। वी यूज टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी व्हीट की हम बात करेंगे तो सिर्फ व्हीट पढ़ेंगे, राइस की बात करेंगे तो राइस पढ़ेंगे, प्लांट्स की बात करेंगे प्लांट पढ़ेंगे, डॉग्स की बात करेंगे तो कुत्तों के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये क्या है? ये कन्वीनियंट कैटेगरी है, और इसी कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म है टेक्सा। आगे लिख रहे हैं द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा। क्या रखा गया? टेक्सा। Here you must recognize that टेक्सा can be indicate। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जिसको अंडरलाइन करके याद करने वाली बात है, टेक्सा क्या करता है? टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। इसको अंडरलाइन करिए, टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। ठीक, जैसे प्लांट क्या है? टेक्सा। व्हीट क्या है? टेक्सा। सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग, ये सब क्या है? टेक्सा है। बट यू नो दैट डॉग क्या है? मैमल। मैमल क्या है? एनिमल। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं देयरफॉर एनिमल, मैमल एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। अब एक एक चीज हम इसको लिख के बता देंगे। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, यानी ये पैराग्राफ का हो गया। अब इसको जरा हम लोग नोट्स इसमें क्या करना वो लिखिए। सबसे पहला टर्म आया इसमें, देखिए इस पैराग्राफ में पूरे में क्लासिफिकेशन। क्या आया? क्लासिफिकेशन। एनीथिंग इज grouped into in a convenient categories based on some easily observable characters। हाँ भैया, इसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। एकदम याद होना चाहिए, है ना। आइडेंटिफिकेशन पूछा जाए तो आइडेंटिफिकेशन, द नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन जो नाम ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एंड व्हाट वी नो, यानी व्हाट द ऑर्गेनिज्म, जो नेम है उसका अटैच टू इट। इसी तरह से क्लासिफिकेशन क्या है? तो इसको लिखिए क्लासिफिकेशन, बहुत आराम से। हाँ भैया, क्लासिफिकेशन, जरा इसको देखिए। एनीथिंग इज ग्रुप्ड, द प्रोसेस, इसको लिखा गया है द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, ठीक, इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। हाँ भैया, कन्वीनियंट कैटेगरीज। किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आसानी से ऑब्जर्व जिसको किया जाए, कैरेक्टर, ठीक, इसको बोलते हैं। अब एक टर्म आया टेक्सा। तो टेक्सा के बारे में क्या जानना है? सिर्फ इतनी बात, टेक्सा इंडिकेट, टेक्सा पढ़ना है, टैक्सी मत पढ़ लेना, गड़बड़ हो जाएगा सब। इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। गलत तो नहीं लिख रहे हैं कुछ नहीं। कैटेगरीज, हाँ, एट वेरी डिफरेंट लेवल। ठीक भैया,
टेक्सा क्या इंडिकेट करता है? कैटेगरी। क्या इंडिकेट करता है? कैटेगरी। एट वेरी डिफरेंट लेवल, एट वेरी डिफरेंट लेवल, एट वेरी डिफरेंट लेवल। क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। ये सही कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। आ जाइए इसी तरीके से यहाँ पे, जैसे क्या प्लांट क्या है? टेक्सा। व्हीट ये भी क्या है? टेक्सा। ये दोनों क्या है आपस में? टेक्सा। आपस में नहीं, ये भी टेक्सा है, ये भी टेक्सा, ये दोनों क्या है? टेक्सा। ये भी क्या है? टेक्सा। सिमिलरली एनिमल, आगे मैमल, ठीक, और डॉग्स, ये सब क्या है? सब टेक्सा है। लेकिन ये टेक्सा तो है एट वेरी डिफरेंट लेवल, टेक्सा एट वेरी डिफरेंट लेवल। हम क्या लिख रहे हैं? उर्दू? हाँ भैया, ठीक, टेक्सा एट वेरी डिफरेंट लेवल। ये इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना था। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम पॉसिबल बना सके, संभव बना सके अपनी स्टडी के लिए, अपने अध्ययन के लिए एक सुविधाजनक, लिखा हुआ ना, कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक ग्रुप्स, कैटेगरीज मतलब ग्रुप, है ना। सुविधाजनक कैटेगरीज में हम जो है ऑर्गेनिज्म को बांट लें, और किसके बेसिस पर? जो आसानी से दिखने वाले लक्षण है उनके बेसिस पर, ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें। जैसे हमसे कहा जाए कि राइस, तो हम राइस के बारे में सोचेंगे, कुत्ता कुत्ते के बारे में, बिल्ली तो बिल्ली के बारे में, गेहूं तो गेहूं के बारे में। यानी ये जो आप नाम ले रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, मैमल, डॉग्स, एनिमल्स, प्लांट, ये क्या है? ये इसका जो साइंटिफिक टर्म है, इसको जो कैटेगरी, यानी ये सब अलग कैटेगरीज है। मैमल क्या है? कैटेगरी। एनिमल क्या है? कैटेगरी। प्लांट क्या है? एक कैटेगरी। डॉग्स क्या है? कैटेगरी। यानी ये जो कैटेगरीज है, इनको अगर साइंटिफिक टर्म दिया जाए तो होता है टेक्सा। कैटेगरी का साइंटिफिक टर्म क्या है? टेक्सा। और टेक्सा क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल। यानी प्लांट क्या है? टेक्सा। बीट क्या है? टेक्सा। एनिमल, मैमल, डॉग्स क्या है? सब टेक्सा एट वेरी डिफरेंट लेवल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. Characteristic के बेसिस पर हम सभी जीवों को डिफरेंट टेक्सा में रख सकते हैं। और दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, और इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन का प्रक्रम है, जो प्रोसेस है, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब आगे बता रहे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। एक्सटर्नल फीचर, यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, एलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, और साथ ही साथ क्या, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल। इसेंशियल मतलब आवश्यक है। एंड फॉर्म, और ये बनता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसेंशियलिटी ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे, इसेंशियलिटी ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज, उसको नोट कर लीजिए। हाँ भैया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसेंशियलिटी, पहले टेक्सोनॉमी क्या है? पहला शब्द आया टेक्सोनॉमी। क्या है यहाँ पे? टेक्सोनॉमी। या ये हम देखिए बहुत तेज लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जा रहा है छूट। आप लोग हैं समझदार, काफी सब किताब से फट से मिलाइएगा, हो जाएगा काम, है ना। हमारे पास वो वाला बोर्ड तो है नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे वो जो खूब चलता उलता है, वो वही वाला। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करें। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी classified into different taxa. डिफरेंट टेक्सा, ये होता है टेक्सोनॉमी। आगे बताया जा रहा है कि प्रोसेस, इसेंशियलिटी
ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी। क्या है भैया, इसेंशियलिटी क्या होनी चाहिए? एक तो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, साथ ही साथ इंटरनल, इसको दिमाग में रखना होगा। और क्या रखना होगा? सेल का स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और साथ में क्या? डेवलपमेंट प्रोसेस, विकासीय प्रक्रम क्या होता है उसका? डेवलप्ड कैसे लिखा जाता है? ऐसा ही लिखा जाता है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्रोसेस। आगे क्या? आगे इसी तरह से बता रहे इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब पारिस्थितिकी सूचनाएं, ठीक है ना, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। यानी टेक्सोनॉमी के लिए जो क्राइटेरिया है उसकी सिंसियरिटी, क्या क्या टेक्सोनॉमी के लिए जरूरत है, यानी कोई स्पीसीज या कोई ऑर्गेनिज्म जिसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, जिसका आप क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं, उसको आपको उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखना होगा, उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या है, और उसकी इकोलॉजिकल यानी उससे जो पारिस्थितिकी यानी जो वातावरण से जुड़ी जानकारियां, ये भी इकट्ठा, यानी वो किस तरीके से लिंक करता है किसी इकोलॉजिकल सिस्टम में, उसको भी ध्यान में रखना होगा। इस पैराग्राफ में आगे चलते हैं। हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। तो इसके लिख लीजिए यहाँ पे, प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। हाँ भैया, कौन कौन सी प्रोसेस है? कौन कौन सी प्रोसेस है इसमें? CICN। पहला कैरेक्टराइजेशन, उसकी विशेषीकरण क्या है, विशेषता क्या है? हाँ भैया, कैरेक्टराइजेशन। तीसरा आइडेंटिफिकेशन, पहचानेंगे कैसे इसको, पहचान करिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसका क्लासिफिकेशन करिए, और उसके बाद उसका नाम रख दीजिए। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर, ये ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, किताब से देख के सारी स्पेलिंग वगैरह मिटा लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखे कुछ इधर उधर हो गया होगा। खैर कोई बात नहीं, आगे पढ़ते क्या। इसेंशियलिटी आप देखिए क्या है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और प्रोसेस जो बेसिक्स है, जो आधार बनती है टेक्सोनॉमी का, वो है कैरेक्टराइजेशन, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। ठीक, बात समझ में आ रही? चलिए आगे चलते हैं जरा हम लोग अब दूसरे पैराग्राफ में। ह्यूमन बींग्स वेयर ना, यहां से जिस पैराग्राफ में कुछ नहीं पूछा गया वो वाला। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use. In early days, यानी पुराने जमाने की बात चल रही है, human beings needed to find the source for their basic needs of food, clothing and shelters. Hence, shelters मतलब होता है वासस्थान या जगह, रहने की जगह, घर, रोटी कपड़ा और मकान वाली बात हुई। Hence, the earliest classification were based on the uses of the various organisms. यानी ये टेक्सोनॉमी कोई नई बात नहीं है। जो मानव है ना, ह्यूमन बींग्स, वो हमेशा से यही कोशिश करता रहा है कि हम अपनी चीजों को, यानी यूज वाली चीजों को, जैसे हम प्लांट से क्या यूज कर सकते हैं, क्या अपने मतलब की चीज निकाल सकते हैं, एनिमल से क्या अपने मतलब, वो उसका क्लासिफिकेशन अपने हिसाब से करता गया कि ये वाला पौधा इस दवाई के काम आएगा, वो वाला पौधा ये इस वाले काम में आएगा, ये वाला पौधा पका खाने में आएगा। इसी चीज को बता रहे कि ये किसके बेसिस पे था, खाने के बेसिस पर, पहनने के बेसिस पर, रहने के बेसिस पर। ये क्लासिफिकेशन पहले से ही बहुत प्राचीन काल की बात चल रहा है, जब एनसीईआरटी का जब ये शब्द ही नहीं आए होंगे तब की बात चल रही है। ठीक है ना, अगले पैराग्राफ में हमारे काम की लाइन है, ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड, यानी बहुत पुराने समय से केवल इंटरेस्टेड इसी में नहीं है, किसमें, नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर about different kind of organisms and their diversities but also relationship among them। यानी जो आदमी है ना, उसको सिर्फ इसी में नहीं मजा आ रहा कि कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है धरती पे, उसको इसमें भी मजा आ रहा है कि इन दोनों में संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हाँ वो भी मजा ले रहा है इसका।
तो उसी को बता रहे ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग, बहुत पुराने समय से ये सब चल रहा है। उसको मजा आ रही है, उसको इंटरेस्टेड है ये सब, बड़ा रोचक, उसको जो मतलब उसको बड़ा रोचकता से भरा रहता है कि कितने तरह के जीव इस जीव जगत में, कितने तरीके के जीव या कितने तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं और उनमें आपस में क्या संबंध है। ये कोई नई बात नहीं है, मानव पहले से ही ये सब करता आ रहा है। तो कह रहा है दिस ब्रांच, अब इसको साइंटिफिक टर्म क्या दिया गया इस चीज को, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज ए सिस्टमेटिक्स, यानी इस तरीके की एमंग द रिलेशनशिप, यानी ऑर्गेनिज्म का अपने आप में और दूसरे में और इन्वायरमेंट में करना, इन्वायरमेंट का नाम नहीं लेंगे, यानी आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है उसका नाम है सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, देखिए किस भाषा से आया, लैटिन शब्द से आया, जिसका क्या है, देखिए द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, एक शब्द है सिस्टेमा, और वहां से क्या डिराइव हुआ, सिस्टमेटिक्स। और सिस्टेमा का जो अर्थ है वह सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी सिस्टमेटिक्स अलग चीज और सिस्टेमा अलग चीज। सिस्टेमा का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और सिस्टमेटिक्स का मतलब रिलेशनशिप एमंग्स द ऑर्गेनिज्म, ध्यान रहेगा। लिनियस ने ही यूज किया था सिस्टेमा नेचुरी, एक शब्द आया था सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, उन्होंने एक पत्रिका छापी जिसका पब्लिकेशन रखा क्या, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वाज लेटर इनलार्ज, बाद में इसको बढ़ा दिया गया टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी सिस्टमेटिक्स में देखिए एक बात आ गई, रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दोनों की बातें करेंगे सिस्टमेटिक्स में। इस पैराग्राफ में जो शब्द आया है सिस्टमेटिक्स, इसको लिखिए, ये है क्या, जरा ये दोनों बातें लिख लीजिए। चलिए क्या आया, सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स का मतलब रिलेशनशिप, यानी ये जानने की, जिस ब्रांच में हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि आपस में ऑर्गेनिज्म, यानी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म के बीच में, रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म, एमंग ऑर्गेनिज्म। और ये सिस्टमेटिक्स किस वर्ड से आया, कहेंगे सिस्टेमा, किससे आया, सिस्टेमा। ये क्या कौन सा शब्द है, लैटिन शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, कहेंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक भैया, ये है ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रही बात, ये होता है। और इसी सिस्टमेटिक्स का एक मतलब है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल ले जाके लिखे हैं, इसी सिस्टमेटिक का, सिस्टमेटिक टेक इनटू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, इस बात को इवोल्यूशन वाला, इवोल्यूशनरी, हाँ भैया, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। और एक टर्म आया था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, इसको किसने यूज किया था, लिनियस ने, कहा, अपने पब्लिकेशन में, कहा यूज किया था भैया, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन में यूज किया था, ठीक है ना। टाइटल उसका रखा था, टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, इसका नाम क्या, टाइटल, ठीक। ये बात समझ में आ गई बात। इस पैराग्राफ में सिस्टमेटिक था, सिस्टमेटिक का मतलब होता है रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म, और ये वर्ड आया था सिस्टेमा से जो लैटिन भाषा का शब्द है, और सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है, और साथ ही साथ सिस्टमेटिक्स का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और सिस्टेमा नेचुरी लिनियस ने शब्द का इस्तेमाल किया था कहां पर, टाइटल, उसका अपने पब्लिकेशन का टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुरी, ठीक। ये बातें यहां तक हुई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हमने आज कितनी बातें पढ़ी, पहले तो हमने पढ़ा बायोडायवर्सिटी, यानी डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जरा उसको एक बार फटाफट सारी चीजें हम लोग रिवाइज कर ले।
डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने क्या पढ़ा पहले, स्पीसीज के बारे में, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसके बाद क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, आईसीबीआर, आईसीजेडएन, उसके बाद क्या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट था। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? लिनियस ने। किसने दिया था? लिनियस ने। बाइनोमियल नेम में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जाता है साइंटिफिक नेम, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जीनस का नाम, एक होता है स्पीसीज का नाम, एक होता है स्पीसीज का नाम। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीसीज इज डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, वो क्या है? सब रिप्रेजेंट स्पीसीज। और स्पीसीज लगभग कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन, इतनी स्पीसीज हैं। नंबर एंड टाइप्स आगे बता रहे हैं। मैंगिफेरा इंडिका में मैंगिफेरा क्या है? जीनस। इंडिका क्या है? स्पीसीज। इंडिका क्या है? स्पीसीज, है ना। रूल, वो जो यूनिवर्सल रूल है वो क्या है? बायोलॉजिकल नेम लैटिन शब्द में लिखे जाएंगे, किस भाषा में? लैटिन भाषा में। और कैसे छापे जाएंगे? इटैलिक में। और ये क्या दर्शाएगा? चाहे वो जहां से भी पैदा हुए उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो जहां से भी डिराइव हो। पहला शब्द किसका? जीनस का। दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट का। अच्छा, तीसरी बात बता रहे हैं कि जब हाथ से लिखेंगे तो क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। छपवाएंगे तो क्या करेंगे? तिरछा छपवा लेंगे, ठीक है ना भैया। आगे बता रहे हैं कि पहला वर्ड जो जीनस होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर। और कैपिटल लेटर को बोलते हैं अपर केस। क्या बोलते हैं? अपर केस। और जो स्मॉल लेटर लिखा जाएगा स्पीसीज वाला वो क्या होगा? लोअर केस। और साइंटिस्ट का, जो लिखने वाले लेखक का नाम कब आएगा? आखिर में, है ना, जब सारा खेल हो जाएगा तब। जैसे मैंगिफेरा इंडिका लिन, और लिन का मतलब लिनियस, लिन का मतलब लिनियस। और लिनियस ने ही इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, किसको? आम को या मैंगिफेरा इंडिका को। इसी तरह से आ रहा है क्लासिफिकेशन। क्या पूरे दुनिया में जितनी स्पीसीज या जितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनकी एक साथ स्टडी करना संभव? कहेंगे नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्या? प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक। अब आगे बता रहे हैं इसी तरह से टैक्सा क्या है? टैक्सा क्या है? टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। आम क्या है? टैक्सा। मैंगो यानी आम मतलब मैंगो। व्हीट, राइस, एनिमल, डॉग, ये जो जितने सब क्या है? सब टैक्सा एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। टैक्सोनॉमी क्या होती है? करेक्ट टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ये क्या होती है? टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के लिए जो एसेंशियलिटी है वो क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस, और साथ ही साथ क्या? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। आगे बता रहे हैं कि प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस बताइए जो किसके हो? बेसिक हो। किसके लिए? प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। सीआई, सीएल, सीआई, सीएल। सीआई का मतलब सी का मतलब कैरेक्टराइजेशन, आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन, फिर सी का मतलब क्लासिफिकेशन, फिर एन का मतलब नॉमेनक्लेचर। आगे बता रहे हैं सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमेटिक्स का मतलब रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। रिलेशनशिप यानी ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये अध्ययन करें कि ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टमेटिक्स। कहां से डेराइव हुआ था? सिस्टेमा से। सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक। लिनियस ने क्या यूज किया? सिस्टेमा नेचुरी का, किसका? अपने पब्लिकेशन का टाइटल। तो हम लोगों ने यहां तक देखा और ये पूरा याद हो गया होगा। चलिए, उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? व्हाट इज लिविंग। और व्हाट इज लिविंग में कुछ कैरेक्टर्स पढ़े थे जिसको हम लोग, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इंटरेक्शन, इमरजेंस, ये सब हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी। इसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कितनी थी? 3 थी सिर्फ। कौन कौन सी? मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और बाकी सब क्या थे? केवल कैरेक्टर्स थे। बाकी सब क्या थे? कैरेक्टर्स थे। तो इसको हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो सवाल भी लगा लेंगे और डिवाइड। तो कल इसके हम लोग क्वेश्चंस पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। यानी हम लोग क्वेश्चन ये लगाएंगे कि व्हाट इज, इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में क्या क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं नीट के एग्जाम में। ठीक, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़िए, खूब याद करिएगा।